हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन डिसिप्लिन का यूनिट 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है स्त्री एवं आधुनिक शिक्षा। यह आपका पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 और 2 हमने ऑलरेडी किया हुआ है। पार्ट 1 में हमने समितियों और आयोगों की सिफारिशें पढ़ ली थी। रुकैया सुल्ताना के शैक्षिक प्रयास पढ़े थे। पार्ट 2 में हमने शिक्षा के पश्चिमी एवं पूर्वी विचारों का समन्वय, पंडिता रमाबाई का पूर्व जीवन पढ़ा था। पार्ट 3 में आज हम ये 2 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का शिक्षा दर्शन, सावित्री बाई फुले और शिक्षा में उनका योगदान। पार्ट 1 और 2 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप देख लीजिए पार्ट 1 और 2। चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इस यूनिट में ज्योतिबा और सावित्री बाई फुले के शैक्षिक प्रयास के बारे में पढ़ेंगे कि इन दोनों के योगदान क्या थे शिक्षा में। शिक्षा के बिना ज्ञान खो गया, ज्ञान के बिना नैतिकता खो गई, नैतिकता के बिना विकास खो गया, विकास के बिना धन खो गया, धन के बिना शूद्र बर्बाद हो गए, शिक्षा के अभाव में कितना कुछ हो गया। ये किसने बोला है? ये ज्योतिबा फुले के विचार थे। देखिए, मतलब क्या है कि अगर किसी भी इंसान को शिक्षा नहीं मिलेगा तो उसको ज्ञान भी नहीं मिलेगा और नैतिकता भी उसकी खो जाएगी और ना तो विकास उसका होगा। ये सब कहा था ज्योतिबा फुले ने। और कहा था अगर विकास नहीं होगा तो क्या होगा, जो धन भी वो कमा नहीं पाएगा, धन नहीं कमाएगा तो जो शूद्र होगा वो बर्बाद हो जाएगा। ये सब कहा था ज्योतिबा फुले ने। ये शब्द ज्योतिबा फुले के थे, जिनका जन्म पुणे में 1827 माली नामक शूद्र जाति में हुआ था। वो माली जाति के थे। 1848 में एक ब्राह्मण मित्र की शादी में भाग लेना उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। क्यों था मोड़? क्योंकि ब्राह्मण वो क्या थे, वो शूद्र थे। ठीक है, वो शूद्र जाति के थे और उनका जो मित्र था वो ब्राह्मण जाति का था। तो ब्राह्मण जाति के लोग शूद्रों को अपनी शादी में नहीं बुलाते हैं, तो लेकिन उनको क्या, उनके मित्र ने बुलाया था अपनी शादी में। फूले एक शिवाजी शादी की बारात का भाग बने। ये शिवाजी नहीं होगा, रिवाजी होगा। रिवाजी शादी की बारात का भाग बने, पर बाद में उनके मित्र के अभिभावकों ने उन्हें ऐसा करने पर फटकारा और उनका अपमान किया कि वो कैसे शूद्र होकर ब्राह्मण की शादी में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वह निम्न जाति के हैं तो उन्हें इन रिवाजों से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। इस घटना से फूले को जाति व्यवस्था में निहित अन्याय का भाव हुआ। भान नहीं होगा, भाव होगा। उन्हें यह एहसास हुआ कि निरक्षरता के चलते शूद्र बर्बाद हुए हैं और उन्हें हर तरह के पतन का सामना करना पड़ा है, चाहे वह पतन मौद्रिक हो अथवा गैर मौद्रिक हो। देखिए, मौद्रिक और गैर मौद्रिक का क्या मतलब होता है। जैसे मौद्रिक मतलब होता है कि पैसे से जो भी चीज़ रिलेटेड होती है वो। गैर मौद्रिक का मतलब है जो पैसे से रिलेटेड नहीं होती है। तो इनका मतलब था कि मौद्रिक हो या गैर मौद्रिक हो, हर तरीके से क्या हुआ है, शूद्रों के साथ अन्याय ही हुआ है। अतः उन्होंने दृढ़ता से यह विचार किया कि इन सब का निवारण केवल शिक्षा से ही निकल सकता है और उन्होंने इसलिए शूद्रों, महिलाओं और शिक्षा से वंचित, शोषित, पराभूत लोगों को शिक्षित करने की नीति बनाई। 1948 में उन्होंने अपना कार्य एक समाज सुधारक के रूप में प्रारंभ किया, मतलब वो समाज सुधारक बन गए। उन्होंने निम्न और अछूत जाति की लड़कियों के लिए स्कूल की शुरुआत की और उन्हें शिक्षित करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि उच्च जाति का कोई भी शिक्षक उनके स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। जो ऊंची जाति के शिक्षक थे वो नीचे जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फुले, सविता बाई नहीं होगा, यहाँ सावित्री बाई होगा, सावित्री बाई फुले को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें भारत की पहली महिला शिक्षिका बनाया। पहली बार कोई स्त्री पढ़ी थी और पढ़ के क्या बनी थी, एक शिक्षिका बनी थी। उन्होंने फिर 1848 में लड़कियों के लिए पुणे में एक स्कूल खोला। भारतीयों के लिए इस तरह का यह पहला स्कूल था।
उन्हें अपना पैतृक घर भी छोड़ना पड़ा, जिसके चलते उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। देखिए, पैतृक का क्या मतलब होता है? पैतृक का मतलब होता है कि जो हमारी पुश्तैनी ज़मीन होती है, पुश्तैनी घर होता है, उसे पैतृक घर कहते हैं। तो सावित्री बाई को क्या करना पड़ा था? पैतृक घर भी छोड़ना पड़ा था, जिसके चलते समाज में उनकी बहुत ज़्यादा बुराइयां हुई थी, बहिष्कार हुआ था उनका। इसके बाद उन्होंने निम्न जाति के बच्चों के लिए एक स्कूल चलाया। क्या किया? स्कूल चलाया था। उन्होंने विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया था। कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में आवाज़ भी उठाई। मतलब जो लड़कियों को पेट में ही मार देते थे, तो उस पे भी विरोध किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने छुआछूत और जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए अपने घर का कुआं सभी लोगों के लिए खोल दिया, क्योंकि वो क्या थी, वो शूद्र उसकी थी, वो भी शायद, है ना। तो क्या हुआ था कि वो शूद्र उसकी थी, तो पहले के ज़माने में होता था ना कि ब्राह्मण के घर कोई भी शूद्र पानी नहीं पिएगा। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने उस व्यवस्था को ही चेंज किया था। फिर उन्होंने बच्चों और महिलाओं के लिए एक घर भी खोला। उन्होंने शोषित वर्ग के लिए सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग किया। मतलब शोषित का मतलब होता है दलित। दलित का मतलब क्या है कि जो नीची जाति के वो बच्चे या लोग होते हैं, जिनको समाज क्या करता है? ठुकरा देता है, तो उसको दलित कहते हैं। टूटा हुआ, अर्थ क्या है इसका? टूटा हुआ या कुचला हुआ, दलित का मतलब होता है। रोजालिंड ओ हेलन का कहना है कि फूले क्रांतिकारी बदलाव में विश्वास रखते थे और उन्होंने 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखिए। उन्होंने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था का खंडन किया और साथ ही पुजारी की जरूरत पर भी अपना विरोध जाहिर किया। वह तर्कसंगत सोच के हिमायती थे और सभी धर्मों का आदर करते थे, पर उनमें निहित रूढ़ियों का वह खंडन करते थे। रूढ़ियों का मतलब है कि जो भी चीज़ बुराइयां थी समाज में, जो पुराने सोच के लोग थे ना, उनकी बात की गई है। उन सब का विरोध किया था ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने। वास्तव में फुले का जीवन बहुत से नेता जैसे B.R. अम्बेडकर के लिए प्रेरणादायक रहा। उनकी पत्नी एक सक्रिय प्रतिभागी थी। मतलब सक्रिय प्रतिभागी का मतलब उनके साथ ही वो भी ये सारे काम कर रही थी। दोनों ने अपनी आखिरी सांस तक अपने शिक्षा देने के मिशन को हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में निभाया। 1876 से 1883 तक वह पुणे म्यूनिसिपैलिटी के आयुक्त भी रहे। 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। महात्मा फुले के कुछ प्रकाशित कार्य थे: तृतीय रत्न, ब्रह्मणचे कसाब, पोवारा, छत्रपति शिवाजी राजे, भोसले यंखा, शिवाजी की जीवनी, मानव मुहम्मद अभंग, गुलामगिरी, सत्यशोधक समाजोक्त, मंगलाष्टकाशा, सर्व पूजा विधि, सार्वजनिक सत्य धर्म, पुस्तक सत्यकर्यच असत, ये सारी चीज़ें उनकी कार्य थी। देखिए, हम आगे पढ़ेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले का शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन का मतलब है कि महात्मा ज्योतिबा फुले क्या सोचते थे शिक्षा के बारे में। ज्योतिबा का मानना था कि केवल शिक्षा के माध्यम से ही निम्न जाति और महिलाओं को न्याय और समानता प्राप्त हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे शिक्षा का सबसे बड़ा हाथ होता है और उन्होंने शिक्षा को समाज में क्रांति लाने का सशक्त माध्यम कहा। शिक्षा मानव का अधिकार है, ऐसा कहा था महात्मा ज्योतिबा फुले ने। यह महात्मा ज्योतिबा फुले का दृढ़ विचार था। वह शैक्षिक अवसरों के सार्वभौमिकरण के प्रबल समर्थक थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 महात्मा फुले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के समान अवसरों के विचारों की जीत
का प्रतीक है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की तरफ भी कार्य किया और वस्तुतः उन्होंने ही समान अवसरों के साथ महिलाओं के लिए औपचारिक शिक्षा की नींव रखी थी। यह विशेष रूप से होशिये पर स्थित महिलाओं के लिए था। अतः उन्होंने 1848 बुधवार पेठ में एक कन्या विद्यालय खोला था। ठीक है। शिक्षा के विभिन्न आयामों को लेकर उनका विचार क्रांतिकारी था। ज्योतिबा फुले, उनके शैक्षिक विचारों की कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। फुले ने अपने प्रतिरूप में यह दिखाया कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के शूद्र मेहरमंग और मुस्लिम प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। उन्होंने उच्च शिक्षा से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षा को महत्व देने की बात कही। प्राथमिक शिक्षा क्या होती है? जो बच्चे को छोटी क्लास से दी जाती है वो प्राथमिक शिक्षा होती है, और उच्च शिक्षा होती है जो बड़ी क्लासेस को दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक बच्चों का जड़ मजबूत नहीं होगा तब तक वो आगे कुछ नहीं कर सकते। अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया, और अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया मतलब कि शिक्षा जरूरी है, इस पे वो किया था, समर्थन किया था। आगे देखिए, उन्होंने बताया कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गांव के लगभग 9वें और 10वें भाग ऐसे हैं जहां प्राथमिक शिक्षा का कोई प्रावधान ही नहीं है। मतलब छोटे बच्चे को पढ़ाने जाने का कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं बना है जहां पे बच्चे जाके पढ़े। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्कूलों से सरकार की निकासी से शिक्षा के प्रसार में रोक लग जाएगी। आगे देखिए, शिक्षा में मानवीय मूल्यों का विकास होना चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थापना तभी संभव है जब महिलाओं और दलितों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। मतलब जो दलित हैं और जो महिलाएं उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, ये बोला। सभी के लिए शिक्षा प्रतिबाधित रूप से अनिवार्य हो। प्राथमिक शिक्षा हेतु एक प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। मतलब एक शिक्षित जो अच्छा पढ़ाता हो, ऐसे शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए विद्यालयों में। उसके लिए पर्याप्त वेतन की सुविधा भी होनी चाहिए, और शिक्षक को अच्छी वेतन भी दी जानी चाहिए, जिससे वो ऐसा ना हो कि बन मार के पढ़ाए, कि उसको अच्छा लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे उसका कुछ फल मिल रहा है। तो ये बोला। थर्ड देखिए, शिक्षा के माध्यम से पेशेवर योग्यताएं और क्षमताएं ज्ञान उचित रूप से तभी जुड़ेगा जब शिक्षा के माध्यम से पेशेवर योग्यताएं और क्षमताओं का विकास होगा। उनके अनुसार लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित अधोगति निस्पंदन आम लोगों को नज़रअंदाज करती है। उनके अनुसार वह विद्यार्थी जो पुरस्कार और छात्रवृत्ति के योग्य हैं या उन्हें ज़रूरत है को सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। मतलब जिस बच्चे को उस चीज़ की ज़रूरत है या जो उस लायक है उसी को ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, जो लायक नहीं है उनको नहीं देना चाहिए। ये किस बारे में कहा है? ये हमें पुरस्कार की बात कहा है कि जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अवार्ड मिलते हैं, वो उसी बच्चे को मिलनी चाहिए जो उस योग्य है। देखिए, हम जल्दी से पाठ्यक्रम पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रम क्या थे? पाठ्यक्रम व्यवहारिक और उपयोगी होना चाहिए, जो कि समाज के हित में हो और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। विषयों में कृषि, मोडी का प्राथमिक ज्ञान, एक विशेष मराठी लिपि होती है मोडी, क्षेत्रीय भाषाएं, समर्थित ऋण रिकॉर्ड, व्याकरण, आचार और स्वास्थ्य संबंधी प्रारंभिक ज्ञान शामिल है। ग्रामीण स्कूलों के पाठ्यक्रम शहरी स्कूलों के पाठ्यक्रम से भिन्न होने चाहिए, क्योंकि दोनों प्रकार के समाज की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। किताबी ज्ञान से बेहतर व्यवहारिक ज्ञान है। प्राथमिक विद्यालयों में निसंकोच रूप से मात्रात्मक वृद्धि की आवश्यकता है। हालांकि इस आवश्यकता की पूर्ति गुणात्मक वृद्धि की कीमत पर ही नहीं होनी चाहिए। मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे को गुण को देखे कि नहीं इसमें तो कोई गुण नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बच्चे की विशेषता क्या है, ये सब चीज़ बहुत मैटर रखती है। तो ऋण रिकॉर्ड, व्याकरण, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। शहर और गांव के जो सब्जेक्ट होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि सबकी ज़रूरत अपने अनुसार होती है। क्या पता शहर के बच्चों को वो विषय की ज़रूरत नहीं हो जो एक गाँव के बच्चे को है। तो ये सब कहा था। देखिए, हम शिक्षण विधियाँ पढ़ते हैं ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा कन्याओं को कहानियाँ सुनाया करते थे, उनके साथ खेलते थे, उनके साथ मिठाइयाँ बांटते थे और उनको स्वच्छता का पाठ भी पढ़ाते। वह जैसे उनकी माँ बन चुके थे।
वह उन्हें लिखना पढ़ना, व्याकरण और गणित पढ़ाया करते थे। आज के संदर्भ में ज्योतिबा के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है कि प्रासंगिकता का मतलब है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपने 11th या 12th में अगर आपने हिस्ट्री या पॉल साइंस में पढ़ा होगा कि आपको प्रासंगिक क्यों है ये, तो प्रासंगिकता का मतलब होता है कि आपको उस टाइम पे या अभी के समय में क्या उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। तो ज्योतिबा के शैक्षिक विचारों की प्रासंगिकता जो है उसकी क्या हमें ज़रूरत है। आज के स्कूलों में बच्चों में किताबी ज्ञान के कारण परीक्षा का भय बना रहता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, खुद से नहीं समझते उस चीज़ को। वो सिर्फ जितना किताब में पढ़ते हैं वही उसी चीज़ को वो सोचते हैं कि हम याद कर लेते हैं उसे लर्न करके और वो लिख के आ जाते हैं। वो खुद से बना के लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि परीक्षा में उनको डर लगता है लिखने से। और शिक्षा तर्क संगत सोच न होकर महज ज्ञान के संचरण तक सीमित रह गई है। अतः आज के परिदृश्य में फूले के विचार बेहद प्रासंगिक है, क्योंकि उनके लिए ज्ञान सूचनाओं के संचरण से नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उसमें सवाल जवाब, आलोचनाएं, व्याख्याएं शामिल होती है। उनका कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं हो कि बच्चा सिर्फ पढ़ लेता है बस। उनको क्या करना चाहिए, बच्चे को पढ़ के सवाल पूछने चाहिए कि उसमें ऐसा होता है ना कि हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हमारे मन में सवाल तो आता ही है ना। सवाल आता है तो हम उस चीज़ का मतलब आंसर ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं। तो ज्योतिबा फुले का कहना था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उस चीज़ का जवाब ढूंढना चाहिए। देखिए, 19वीं शताब्दी में ही फुले ने शिक्षा मॉडल्स के कई विकल्प तैयार कर लिए थे। उनके लिए शिक्षा विचार करने की शक्ति है, संसार की कृत्य को बेहतर रूप से निभाने की शक्ति है और जीवन को सराहने की शक्ति है। ज्ञान बहुत जरूरी है और यह व्यक्ति और समाज को बदल भी सकता है और उन पर सवाल करने की ताकत भी रखता है। यह समाज को लोकतांत्रिक बनाता है और उसे परंपराओं के पुनर्निर्माण और पुनः व्याख्या के लिए सशक्त भी करता है। फुले के ये विचार विशेष रूप से भारत में प्रासंगिक बैठते हैं। भारत जैसे देश में यहाँ पर जाति व्यवस्था को लेकर भेदभाव कायम, वहाँ पर फुले के विचार बहुत प्रासंगिक बैठते हैं। क्या बोला है कि अभी के टाइम पे भी आप बहुत जगह देखोगे कि जाति को लेकर अब तो पहले से कम हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जाति को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है और लड़का लड़की में भी बहुत जगह अभी भी भेदभाव होता है। पूरी तरह से ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि हमें अभी भी इस चीज़ की ज़रूरत है, ज्योतिबा फुले के विचारों की अभी भी ज़रूरत है, कि इनकी शिक्षा नीति। अब देखिए, इसमें इन्होंने और भी कुछ बोला था। इसमें इन्होंने बोला था कि सवाल करने की ताकत भी रखता है। मतलब क्या है कि हम कोई भी परंपरा को निभाते हैं या कोई भी चीज़ समाज में जो रूल कहे जाते हैं, कहते हैं कि हमें निभाना ही निभाना है, लेकिन हम उस चीज़ पे सवाल नहीं करते कभी भी कि वो चीज़ क्यों हम कर रहे हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं, हम डर जाते हैं कि अगर हम उस चीज़ पे सवाल करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज हमारा विरोध करेगा। तो यही बोला है इसमें। देखिए, इसका निष्कर्ष है, भारत का पहला शिक्षक जिसके शिक्षा संबंधी क्रांतिकारी विचारों को अंग्रेज शासकों सम्मानित किया गया, वह थे ज्योतिबा फुले। वह गहरी विचारधाराओं वाले एक व्यवहारिक पुरुष थे। उनके समकालीन सभी शिक्षक उनके विचारों की मौलिकता और प्रचुरता से बेहद प्रभावित थे। उनके शैक्षिक विचार और सिद्धांत विशेष तौर पर सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके विचारों की आवश्यकता आज के आधुनिक भारत में सर्वाधिक है। मतलब क्या है कि वो एक तो निःशुल्क पढ़ाते थे, है ना, और सार्वभौमिक, उनका जो शिक्षा था, जो सिद्धांत है, ये सारा सार्वभौमिक था। सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है कि जो सब जगह फैला हुआ होता है। और उन्होंने सबसे पहले स्त्री के शिक्षा पे और प्राथमिक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो इसलिए हमें क्या है, उस चीज़ की ज़रूरत है अभी भी। यहाँ यह कहने के लिए आवर्धन नहीं होगा कि हम महात्मा ज्योतिबा फुले का जिक्र किए बिना भारत में स्त्री शिक्षा के इतिहास के बारे में बात नहीं कर सकते। वह निश्चित ही एक महात्मा थे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया था दलितों के बारे में और स्त्रियों के बारे में। आगे देखिए, सावित्री बाई फुले और शिक्षा में उनका योगदान पढ़ेंगे। हम पहले इनके परिचय पढ़ लेते हैं कि परिचय क्या था।
देखिए, एक स्टेटमेंट है, यदि आप एक भारतीय महिला हैं जो पढ़ती हैं तो उनकी ऋणी हैं। यदि आप एक शिक्षित भारतीय महिला हैं तो उनकी ऋणी हैं। यदि आप एक स्कूल जाती भारतीय लड़की हैं तो जो यह पाठ अंग्रेजी में पढ़ रही हैं तो उनकी ऋणी हैं। यदि आप एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षित देशी महिला हैं तो उनकी ऋणी हैं। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? इसका मतलब है कि जो सावित्री फुले थी, सावित्रीबाई फुले, उन्होंने भी बहुत कुछ किया था। उन्होंने ही लड़कियों को पढ़ाने और महिलाओं को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। ज्योतिबा बाई फुले ने किया था और सावित्रीबाई फुले ने किया था। जो ज्योतिबा फुले थे उनकी बीवी थी सावित्रीबाई फुले। ठीक है, तो सावित्रीबाई फुले ने भी बहुत सारा कुछ किया था महिलाओं के लिए। देखिए आगे, ये प्रशंसनीय पंक्तियाँ थॉम वुल्फ और सुजाना एंड्राडे द्वारा लिखित ओइकोज वर्ल्ड व्यूज जर्नल 2008 में प्रकाशित पुस्तक सावित्रीबाई एंड इंडियाज कन्वर्जेशन ऑन एजुकेशन में संकलित एक लेख से उद्धृत है। ठीक है, अब देखिए इनका परिचय। ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले भारतीय आधुनिक शिक्षा के अग्रदूतों में से एक हैं। उनका जन्म पूना सातारा रोड नायगांव, जो पुणे से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, के कृषि परिवार में 3 जनवरी 1831 में हुआ था। वह लक्ष्मी और खोंडोलजी नेवरो पाटिल की ज्येष्ठ पुत्री थी। ज्येष्ठ का मतलब होता है जो बड़ी पुत्री होती है। विवाह से पूर्व उन्होंने किसी भी तरह की शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनके पति ज्योतिबा फुले ने परिवार और समाज के विरोध को दरकिनारा करते हुए उन्हें शिक्षित किया। ज्योतिबा ने उन्हें शिक्षक बनाने का प्रशिक्षण प्रारंभ किया। हमने पीछे पढ़ा था कि जो सावित्रीबाई फुले थी वो एक शिक्षिका बनी थी, जो भारत की पहली शिक्षिका थी। उच्च जाति के कड़े विरोध और नकारात्मक प्रतिक्रिया के बावजूद भी स्त्री शिक्षा के लिए अवसरों को खोलना उनके साहस और दृढ़ विश्वास का परिचय देता है। सावित्रीबाई फुले एक सच्ची प्रेरणा स्रोत है। वह ऐसी महिला पहली भारतीय थी जिन्होंने स्त्रियों और निम्न जाति के बच्चों के लिए शिक्षा का दौर खोलकर एक लॉ जगाई का मतलब है कि पहले भी बहुत लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन इन्होंने किया तो क्या हुआ, स्त्री और महिला पढ़ पाए। स्त्री और महिला मतलब लड़की और महिला पढ़ पाए। वह ऐसी पहली भारतीय थी जिन्होंने सार्वभौमिकता की धारणा, बाल संवेदनशीलता, समाज सुधार जैसे विचारों को भारत में बाल कल्याण का कोर एजेंडा बनाया। वुल्फ और एंड्रेड 2008। ठीक है, आगे देखिए मानस कहते हैं के अनुसार सावित्रीबाई फुले आधुनिक भारत की प्रथम महिला शिक्षक थी। वह महिलाओं और अछूतों की शिक्षा की प्रबल समर्थक, स्त्री अधिकारों की हिमायती और वह आधुनिक काव्य के नवोत्थान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई। उन्होंने जाति व्यवस्था, पितृसत्ता का विरोध कर समाज का नेतृत्व किया। सावित्रीबाई निश्चित रूप से अपनी अलग पहचान बना चुकी थी। देखिए कुछ विशेषताएं हैं। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया। साथ ही उन्होंने शिक्षा की जरूरत को रोटी, कपड़ा और मकान जितना ही महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि लड़कों और लड़कियों दोनों को शिक्षित होने की जरूरत। शिक्षा हजारों स्त्रियों की मुक्ति और उनके सपनों के साकार होने का माध्यम था। उन्होंने महिलाओं में अपमानजनक और प्रतिसत्तात्मक सोच के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या का विरोध किया और विधवाओं की सुरक्षा हेतु बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक घर की स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया, जिसकी वजह से महिलाओं की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। आगे देखिए पाठ्यक्रम। सावित्रीबाई फुले के लिए शिक्षा महज किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह मस्तिष्क के विकास का माध्यम था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के लिए शिक्षा समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का एक सशक्त माध्यम था। यह माध्यम था समाज को बदलने का। उनको विश्वास है कि बच्चों को हस्तकला और व्यापार संबंधी शिक्षा एक स्कूल के औद्योगिक विभाग से मिलनी चाहिए, ताकि वह अपने आगे का जीवन आत्मनिर्भर से बिता सके।
शिक्षण प्रणाली, वह स्कूल में सभी बच्चों के पोषण का खास ध्यान रखती थी और उन्हें कुपोषण होने की कगार से बचाने का प्रयास करती थी। कुपोषण का मतलब होता है जब बच्चे को सही ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, मतलब उनको सही ढंग से जब खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। सावित्री बाई यह सुनिश्चित करने का सदैव प्रयास करती थी कि कोई भी विद्यार्थी स्कूल छोड़कर ना जाए। सावित्री बाई 144 वर्ष पूर्व ही बच्चों को छात्रवृत्ति देकर एक मिसाल बन चुकी थी। देखिए ये 184 होगा, 44 नहीं होगा, 184 होगा। देखिए 184 वर्ष पूर्व ही उन्होंने क्या किया था, छात्रवृत्ति देना स्टार्ट कर दिया था। छात्रवृत्ति का मतलब होता है स्कॉलरशिप। बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप देना प्रारंभ कर दिया था 184 में। उन्होंने हमेशा से छात्रों के अभिभावकों से संपर्क बनाए रखा और उन्हें बच्चों की शिक्षा और भविष्य को लेकर सदैव प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई फुले ने काव्य के माध्यम से भी लोगों को शिक्षित होने की प्रेरणा दी। वह मराठी काव्य की अग्रदूत मानी जाती हैं। उनके 2 काव्य संग्रह काव्य फुले 1854 में और 52 काशी सुबोध रत्नकार 1892 में प्रकाशित हुए, दोनों में अंग्रेजी और शिक्षा के महत्व पर बल दिया गया था। उन्होंने अनेक पुरस्कार समारोह में उपहार न लेकर स्कूल के लिए पुस्तकालय की मांग कर विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया। पुस्तकालय मतलब होता है लाइब्रेरी, ठीक है। उन्होंने युवा लड़कियों को चित्रकारी, लेखन और अन्य गतिविधियों की तरफ प्रोत्साहित किया। उनके साहित्य कृत्य, सावित्रीबाई फुले के काव्य और लेखन ने लोगों को हमेशा से प्रेरित किया और भारतीय जाति व्यवस्था के संघर्ष में लड़ने में अग्रिम भूमिका निभाई। उनके कुछ बेशकीमती साहित्य कृत्य हैं। काव्य फुले काव्य संकलन 1854 में, ज्योतिराओज स्पीचेस एडिटेड बाय सावित्रीबाई फुले 25 दिसंबर 1856, सावित्रीज लेटर्स टू ज्योतिराव, स्पीचेस ऑफ सावित्रीबाई 1892, 52 काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में मिला था उनको। इन सब चीज़ों पे उनको पुरस्कार मिला था। ये उनके साहित्य कृत्य थे, ठीक है। उनके सभी कृत्यों को संकलित कर 194 पृष्ठों में द कंप्लीट वर्क ऑफ सावित्रीबाई फुले डॉक्टर M.G. माली द्वारा संपादित किया गया। संक्षिप्त परिचय देखिए सावित्रीबाई का। 1831 में सतारा जिले के नायगांव में एक गरीब कृषक परिवार में जन्म हुआ उनका। 1840 में ज्योतिबा फुले से विवाह हुआ। 1841 में ज्योतिबा द्वारा सावित्री फुले को पुणे में लड़कियों को शिक्षित करने के लिए पढ़ाना आरंभ करना। 1848 में वयस्क विद्यार्थियों के लिए उस्मान शेख वडा में स्कूल की शुरुआत की। 1849 में कन्याओं, शूद्रों और अति शूद्रों के लिए स्कूल की शुरुआत की। 1852 में स्कूल निरीक्षण समिति ने उन्हें आदर्श शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। 1853 में विधवाओं के बच्चों के लिए घर की शुरुआत की। 1854 में कविताओं के पहले संग्रह काव्य फुले को पुनः प्रकाशित किया, जिसने उन्हें पहली आधुनिक मराठी भाषा की कवयित्री बनाया। 1855 में कृषकों और मजदूरों को पढ़ाना। 1868 अछूतों के लिए अपना कुआं खोल देना। 1877 से 1852 भोजन केंद्रों पर अकाल राहत की सुविधा। 1890 से प्लेग महामारी के दौरान मरीजों का उपचार किया उन्होंने। 1897 प्लेग से सावित्रीबाई का निधन हो गया था। ये था इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अंत के वर्षों में वर्ष 1897 प्लेग के खतरे को लेकर आया और दिनों दिन उससे सैकड़ों लोगों की जानें गई। सावित्रीबाई ने अपने दत्तक पुत्र यशवंत के साथ मिलकर मरीजों की देखभाल की और एक अस्पताल की स्थापना भी की। संक्रामक बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने बीमार व्यक्तियों को अस्पताल में ले जाकर इलाज किया। उन्होंने उनकी सेवा तब तक की जब तक कि प्लेग ने स्वयं उनके प्राण न ले लिए। जैसे ही उन्हें पता चला कि पांडुरंग गायकवाड़ के पुत्र महर सेटलमेंट में प्लेग के संक्रमण में आ गए हैं, तो वह तुरंत वहां पहुंची और अपनी पीठ पर बीमार बच्चे को लादे हुए वापस लौटी। इस प्रक्रिया में वो भी प्लेग
के संक्रमण में आ गई और 10 मार्च 1897 को रात 9 बजे उनका निधन हो गया। निष्कर्ष, सावित्रीबाई फुले ने 19वीं शताब्दी में अपनी वैश्विक भारत को नवीन दिशा प्रदान करने हेतु रूढ़िबद्ध परंपराओं को ध्वस्त कर दिया। निश्चित ही प्रत्येक भारतीय महिला को उनका आभार मानना चाहिए कि उन्होंने बहुत कुछ किया था हमारे लिए। देखिए, आज के इस वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको आगे के चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ के स्टडी पॉइंट लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।